हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विक्रम और भाई साहब आज की जो ये अपनी न्यूज़ रहने वाली है, राजस्थान सफाई कर्मी नगर पालिका की 2023 की एक बम्पर वैकेंसी। कल भी बताया था मैंने आपको, कल वो शॉर्ट नोटिस दिखाया था, लेकिन आज जो है उसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। देखेंगे पूरे नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है, कितने आपके पद है, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, डिपार्टमेंट क्या क्या मांग रहा है। और सबसे मोटा लफड़ा भाई साहब, सबसे मोटा लफड़ा किसका है? अनुभव प्रमाण पत्र का। बिल्कुल, अनुभव प्रमाण पत्र का दोस्त सबसे मोटा लफड़ा है कि ये कहां से बनेगा, कौन बनाएगा, कौन सा वैलिड होगा। इसके बाद देखो फॉर्म कैसे भरा जाएगा आपका, वो भी आपको बताएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, पता है आपको, लेकिन वो कैसे कैसे भरे जाएंगे, किस वेबसाइट से भरे जाएंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चलेंगे, कौन कौन से चलेंगे और कौन कौन से नहीं चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलो इसके बाद अपन बात करें दोस्तों, देखो ये है आपका नोटिफिकेशन। बिल्कुल, एक सेकंड रुक जाओ। बिल्कुल भाई, देखो ये है आपका नोटिफिकेशन। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, है ना। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। और तब तक आप क्या करोगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है भाई, देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या है इसके अंदर। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर, ये खबर है, तारीख देख लो सबसे मेन 21/4/2023। मतलब कि कल की ही न्यूज आ चुकी थी जब वो शॉर्ट नोटिस आपका वायरल हुआ था, उसके तुरंत बाद जो नोटिफिकेशन है फुल वो भी आ चुका था। इसमें क्या है, मेन मेन चीजें पढ़ेंगे अपन। बाकी अगर आपको ये जो पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। टेलीग्राम पर आपको ये जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम को जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई। ठीक है, इसके बाद देखो जो पद है, पद मैंने आपको बता दिए थे कल दोस्त, 13,184। ठीक है भाई, 13,184 आपके इसमें क्या रहेंगे, पद रहेंगे। और टोटल 176 नगरीय निकायों से जो ये भर्ती है आपकी, ये आपके संपादित होने वाली है। इसके बाद सर जो इसकी जो फॉर्म डेट है ये रहेगी आपकी 15/5/2023 से और 16 जून 2023 तक। 15 मई से और 16 जून तक आपकी जो डेट है फॉर्म भरने की वो आपकी चालू हो जाएगी। वेबसाइट देख लीजिए, ये जो है आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आपको जो है आवेदन करना है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो मेन पॉइंट है दोस्त, उसके बारे में ही अपन बातें कर लेते हैं, क्योंकि लगभग 19-20 पेज का जो आपका ये नोटिफिकेशन है ये है। ठीक है, और जो पूरा नोटिफिकेशन है अपन पढ़ भी नहीं सकते, आपको पता है, तो मेन चर्चा कर लेते हैं इसमें। इसके बाद जो आवेदन की प्रक्रिया है मैंने आपको बता दी है, जो वेबसाइट है इस वेबसाइट से होगी। और इसके अलावा जो आपकी SSO आईडी है, क्या SSO आईडी, इस SSO आईडी से भी आपकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो हो जाएगी। SSO आईडी खोलना, उसमें एक चीज दिखाई देगी आपको, एक चीज दिखाई देगी, वो क्या है सर, वो रहेगी आपकी वन टाइम रिपोर्ट। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये केवल और केवल एक बार ही आपको करना है, चाहे आपका कैसे भी करो, आधार कार्ड से कर लेना, जन आधार कार्ड से कर लेना, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र से कर लेना, कैसे भी कर लेना। SSO आईडी खोलना और OTR आपका कर लेना, इससे भी भरा जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी किसके बारे में। बिल्कुल, इस पेज में कुछ भी नहीं है, इस पेज में केवल ये लिखा गया है कि या तो आप इस वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हो, वेबसाइट से फॉर्म नहीं भरना चाहते हो तो आप जो SSO आईडी है, SSO आईडी से भी फॉर्म आप लगा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्त, नेक्स्ट है बिल्कुल आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क के बारे में इससे पहले एक काफी महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि आवेदक से जो जन आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड के माध्यम से लिया जाएगा। अतः अपना जन आधार कार्ड को अपडेट रखें। जब आपका फॉर्म अपडेट होगा, भरा जाएगा, तो आपसे क्या मांगा जाएगा, तो मेरे भाई आपसे मांगा जाएगा जन आधार कार्ड। ठीक है, अगर आपके जन आधार कार्ड के अंदर कुछ भी करेक्शन आपको करवाना है तो अभी करवा लो, बाद में फिर टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, वेबसाइट मैंने आपको ये बता ही दी है। इसके बाद जो आपका आवेदन शुल्क है, आवेदन शुल्क ये किस चीज का है, फॉर्म भरने का कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। ये वो आवेदन शुल्क है जो आपका SSO आईडी पर केवल और केवल एक बार ही कटेगा। SSO आईडी पर जब आप OTR भरोगे तब केवल आपका एक बार कटेगा। अब वो कैसे कटेगा उसके बारे में देख लीजिए। जो आपका सामान्य अनारक्षित जो अभ्यर्थी है, मतलब कि जो जनरल में है, उनका जो शुल्क लगेगा वो लगेगा आपका 600 रुपए। ठीक है, और जो आरक्षित वर्ग के हैं, मतलब SC ST OBC, इनका लगेगा दोस्त 400 रुपए का। और जो दिव्यांग है, दिव्यांगजन है, उनका लगेगा आपका 400 रुपए का।
ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, एक बार पंजीयन शुल्क जमा कराने के पश्चात विभाग द्वारा अलग से कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये जो शुल्क है आपको केवल और केवल एक बार सबमिट करना है। इसके बाद पूरे राजस्थान में चाहिए आपकी कोई सी वैकेंसी हो, आरपीएससी चाहिए कोई सी वैकेंसी कंडक्ट करवाए, ठीक है, उसमें आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लेना भाई। इसके बाद सबसे मेन चीज क्या है मेरे भाई, देखो सबसे मेन चीज है आपकी ये, थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको गुरुजी, बिल्कुल सबसे मेन चीज क्या है कि सर किस किस जगह से कितने कितने जो फॉर्म है वो आपके निकल, जो पद हैं वो आपके निकल सकते हैं। तो मेरे भाई जो जयपुर ग्रेटर है, जयपुर ग्रेटर से सबसे ज्यादा फॉर्म निकल के सामने आ रहे हैं, 3670 पोस्ट। और जो जयपुर हेरिटेज है, जयपुर हेरिटेज से लगभग आ रहे हैं आपके 108। इसी प्रकार से बाकी देख लीजिए, चोमू, सांबर, चाकसू, कोटपुतली, फुलेरा, जोबनेर, किशनगढ़, जो भी नगर पालिकाएं लगती हैं, टोटल देख लो कितनी नगर पालिका है, टोटल है दोस्त आपकी, बिल्कुल टोटल है आपकी 176 नगर पालिका, ठीक है भाई, टोटल है 176 नगर पालिका, जिसमें पोस्ट कितनी है, 13,184 पोस्ट है, 13,184 पोस्ट है टोटल नगर पालिका के अंदर, ठीक है भाई। इसके बाद सर राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों परिपत्रों के अनुसार निकायवार पदों पर आरक्षण दे होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद और कोई महत्वपूर्ण पॉइंट अगर दिख रहा है तो मैं आपको बताता हूं, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं दोस्त, चलो ये देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपका, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें देखिए स्पष्टीकरण लिख रखा है कि किसी वर्ग, वो चाहे आरक्षित पद हो, सामान्य वर्ग से हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो, कि पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है वो देख लीजिए आप। नेक्स्ट चलो, ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, खेल वगैरह से आ गई है। इसके बाद जो विशेष योग्यजन है, ठीक है, क्योंकि जो कॉलें आ रही है मेरे भाई, मेरे पास काफी कॉल ऐसी आ रही है कि सर मैं तो दिव्यांगजन हूं, मुझे क्या इस भर्ती में कोई बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे भाई ये जो पॉइंट है 4 नंबर का, ये आपके लिए ही है कि विशेष योग्यजन निःशक्त जन के लिए। इसमें क्या क्या है पढ़ो एक बार, कि राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणी के विशेष योग्यजन को ही आरक्षण लाभ दे होगा। अब जो दिव्यांगजन है वो कौन कौन से होने चाहिए, एक तो होना चाहिए दोस्त दृष्टि बाधित, ठीक है, दृष्टि बाधित होना चाहिए, मतलब उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना चाहिए। अल्प दृष्टि मतलब उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं करनी चाहिए, या फिर काम करे तो बिल्कुल हल्की फुल्की ही काम कर सकती है, वो भी दिव्यांगजन में आ जाएगा। श्रावण बाधित मतलब बहरा। नेक्स्ट सर सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बोनापन, एसिड पीड़ित, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित समस्त चलन निशक्तता, ठीक है, जो बोनापन है, एसिड पीड़ित है, उनको भी इसमें जो छूट है वो आपकी दे दी जाएगी। चलिए इसके बाद और कोई महत्वपूर्ण पॉइंट है तो इसमें देख लेते हैं, बिल्कुल और कुछ भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें, बिल्कुल भाई साहब ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सर इसमें जो योग्यता रहेगी वो क्या रहेगी। तो मेरे भाई योग्यता देख लो, इसके अंदर योग्यता देख लीजिए, अहर्ता के अंदर योग्यता देख लीजिए कि सर जो आवेदन करता है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। राजस्थान से बाहर का कोई भी आदमी ये जो फॉर्म है नहीं भर सकता, बिल्कुल साफ साफ कहा गया है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करें सर सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती पद हेतु योग्यता, अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र एवं राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्त शासित संस्था या फिर अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम दिनांक तक आवश्यक है। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर संबंधित आवेदक की नियुक्ति निरस्त करते हुए अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देख लो मैंने आपको क्या कहा था कि अब गुरुजी बात ये समझ में नहीं आई कि ये क्या है। देखो मसला क्या है, अनुभव प्रमाण पत्र का सबसे मोटा लफड़ा है अनुभव प्रमाण पत्र का। डिपार्टमेंट ने क्या कह दिया, डिपार्टमेंट ने दोस्त ये कह दिया
या तो अनुभव प्रमाण पत्र बनवाओ तो या तो सरकारी संस्था से बनवाओ, सरकारी संस्थान नहीं है तो भाई साहब अर्ध सरकारी संस्थान। अर्ध सरकारी संस्थान मतलब गुरुजी, तो भाई साहब देखो अर्ध सरकारी संस्थान वो होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं लेकिन उनके अंदर जो प्राइवेट आदमी है वो काम करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं तो जो अपना बिजली विभाग है पूर्णतः गवर्नमेंट के अंडर में है लेकिन आज के टाइम पर उसमें जो है जो प्राइवेट आदमी है वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से और देख लो जो कॉल सेंटर वगैरह होते हैं जैसे 181 का नाम आपने सुना होगा, राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन, ये जो है पूर्णतः गवर्नमेंट के अंडर में है लेकिन ठेकेदार इसको चलाते हैं, प्राइवेट आदमी इसके अंदर काम करते हैं। अगर ऐसी कोई संस्था है जो गवर्नमेंट के अंडर में है लेकिन उसमें जो आदमी है प्राइवेट सेक्टर के काम करते हैं तो वो हो गई आपकी अर्ध सरकारी संस्था। ठीक है, इसमें यह भी लिखा गया है कि साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर संबंधित आवेदक की नियुक्ति निरस्त करते हुए अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर आपने फर्जी कहीं से बनवा भी रखा है, बनवा रहे होंगे, बनवा भी रखा है, अगर डिपार्टमेंट ने जांच कमेटी बैठा दी तब तो पकड़े जाओगे, फिर देख लेना डिपार्टमेंट और आपके बीच में क्या होता है। नेक्स्ट बात करें गुरुजी चरित्र प्रमाण पत्र की, तो भाई साहब अभ्यर्थी को जो है राजपत्रित अधिकारी या फिर नगर पालिका के अध्यक्ष, देख लो किस किस से बनेगा। पहला तो अभ्यर्थी को राजपत्रित अधिकारी मतलब कोई भी जो फर्स्ट ग्रेड का आदमी हो, लेक्चरर हो या फिर कोई डॉक्टर हो, ठीक है, या नगर पालिका के अध्यक्ष या फिर विधानसभा या फिर परिषद के सदस्य या संसद सदस्य जो उसका संबंधी नहीं हो, संबंधी नहीं होना चाहिए, सगा संबंधी नहीं होना चाहिए, चाचा मामा फूफा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, से 2 चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है जो कि 6 माह की अवधि में जारी किया गया हो, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लास्ट 6 माह तक ही वो वैलिड होता है भाई। ठीक है, याद रखना। इसके बाद सर वेतनमान, राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार सफाई कर्मचारी का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल निर्धारित पर, ये तो छोड़ो, ये कोई मेन बात नहीं है, ये आपकी नौकरी लगने के बाद की बात है। इसके बाद और अगर नेक्स्ट अपन बात करें तो भाई साहब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। बिल्कुल, यहां पर देख लीजिए राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता क्या होगी? नॉर्मल चीज है राष्ट्रीयता तो मेरे भाई नॉर्मल चीज है। भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजनन हो, भूटान का प्रजनन हो या फिर ऐसी तिब्बती शरणार्थी जो 1/62 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार में आया हो। ठीक है, चलिए इसके बाद आयु सीमा। आयु सीमा देख लो, सबसे महत्वपूर्ण है दोस्त क्या? आयु सीमा। आयु सीमा में सफाई कर्मचारी पद हेतु 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम, मतलब कि अगर आपकी एज 1 जनवरी 2024 को 1 जनवरी 2024 को कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, 1 जनवरी 2024 तक कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए और अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष होनी चाहिए। 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जो 18 साल है 18 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। कब तक? 1 जनवरी 2024 तक मेरे भाई। नेक्स्ट अपन बात करें सर अगले पॉइंट के बारे में। अगले पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई साहब अधिकतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में निम्न छूट दे होगी। ये छूट है कुछ वही है अपनी SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कितना मिला है? 5 वर्ष की छूट दी गई है इसके अंदर। और सामान्य वर्ग की महिला जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, सामान्य वर्ग मतलब जनरल की जो महिला है, महिलाओं को एक बहुत ही उनके लिए खुशखबरी है जो गहलोत सरकार के द्वारा कि जो सामान्य वर्ग की महिला है जो राजस्थान की मूल निवासी हैं उन्हें 2 से 5 वर्ष की छूट दी गई है। नेक्स्ट देखो कि सर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला जो राजस्थान के मूल निवासी है, महिलाओं के लिए है दोस्त 10 वर्ष की। ठीक है, जनरल वाले को तो कितना मिलेगा? 5 वर्ष की महिला। अगर कोई महिला जनरल में है तो भाई साहब उसे मिलेगा 5 वर्ष की। लेकिन अगर कोई महिला SC ST OBC, ठीक है, इसके अंतर्गत अगर आती है तो दोस्त उसे कितना मिलेगा? 10 वर्ष की छूट उसे दी जाएगी। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है दोस्त? विधवा एवं परित्यागता के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी, किंतु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए ये इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपको ये नोटिफिकेशन दे देंगे, आप पढ़ लेना। इसके बाद देख लीजिए, चलिए और दोस्त जो लास्ट पॉइंट आपका क्या है? चयन की प्रक्रिया। काफी लोगों का यही सवाल है कि सर चयन की प्रक्रिया कैसे होगी? अब चयन की प्रक्रिया देख लीजिए डिपार्टमेंट ने क्या जारी करी है।
कि नगरीय निकायवार विज्ञापति पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से प्राप्त अभ्यर्थियों का चयन निकाय पर गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से होगा। मतलब कि इंटरव्यू होगा मेरे भाई, क्या होगा? इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू में अब तुम ये मत पूछने लग जाना कि सर जी इनमें इंटरव्यू में क्या पूछेगा। भाई तुमसे कोई पेपर नहीं करवाएगा इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू में क्या पूछ सकता है? तुम्हारा नाम गाम पता, कहां से हो, क्या करते हो, डॉक्यूमेंट्स कहां से बनवाए, ठीक है, आज से पहले कहीं पर काम किया है या नहीं, ये इंटरव्यू में पूछेगा। और तुमसे ये थोड़ी ना पूछे कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत का राजकीय पशु कौन है, ठीक है, राष्ट्रीय पशु कौन है, ये चीजें ना थोड़ी ना पूछेगा। नेक्स्ट बात करें कि सर चयन समिति द्वारा यदि आवश्यक समझा जावे तो अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का परीक्षण अभ्यर्थियों से मौके पर सफाई कार्य तथा रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि कार्य करवाकर किया जा सकता है। ये होगा नगर पालिका के ऊपर डिपेंड। वो आपसे इंटरव्यू के बाद आपसे काम भी करवा सकते हैं कि हमें तो झाड़ू निकाल के दिखाओ, नाली साफ करके दिखाओ। ठीक है, ये होगा डिपेंड किस पर? नगर पालिका के ऊपर। नेक्स्ट बात करें सर, ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, बिल्कुल एक सेकंड रुक जाओ, ये जो है ये पॉइंट ये भी आप एक बार देख लीजिए कि विवाह पंजीयन से भी काफी प्रश्न आ रहे थे मेरे पास कि सर शासन के परिपत्र क्रमांक दिनांक 22 मई 2006 के अनुसार इस परिपत्र में जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्त हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है, तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा। इसके बारे में अभी थोड़ी देर रुक जाओ, बताएंगे पूरी बात आपको कि विवाह पंजीकरण करवाना है या नहीं करवाना। इसके बाद देखो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि बता दी है भाई, 15 मई से फॉर्म स्टार्ट होंगे 16 जून तक, रात 12 बजे तक रहेंगे। विभाग की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं, इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें गुरुजी अगले पॉइंट के लिए, अगले पॉइंट में, ठीक है, अगला पॉइंट कुछ भी नहीं है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ये चीज देख लो एक बार, फोटोग्राफ से भी भाई साहब आपके जो डाउट है वो काफी डाउट आ रहे हैं कि सर फोटोग्राफ वगैरह और हस्ताक्षर कैसे होंगे, ये भी देख लो एक बार कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सोनी सी फोटो खिंचा लो और सोना सा हस्ताक्षर कर लेना, ठीक है, वही लगाना है। दूसरा देखो, आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो अधिकतम 6 माह पुराना अपलोड करना चाहिए। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फोटो मान्य नहीं होगा। ये नहीं है मोबाइल से खींच के ठोक दी, कैमरे से खिंचवाना 20, 30, 50 रुपए खिंच जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, फोटो की पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड सफेद या फिर हल्का रंग का होना चाहिए। सफेद करवा लेना बेस्ट है, या फिर कोई भी रंग का करवा लेना, हल्का रंग। नेक्स्ट, फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जो जगह है वो घेरना चाहिए। अब मतलब गुरुजी यहां तक की खिंचवा लेना, ठीक है, यहां तक की फोटो खिंचवा लेना, हाफ पासपोर्ट साइज की। नेक्स्ट, फोटो में, ठीक है, आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोडी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हो तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हो, लेकिन चश्मे पर चमक यानी कि फ्लैश नहीं होना चाहिए। नॉर्मल मान लो मेरा चश्मा है, ये मैं पहन सकता हूं, लेकिन जो चमकीला होता है, जो फ्लैश जलते ही, फ्लैश मारते ही उसमें चमक होती है, वो चश्मा नहीं चलेगा। ठीक है, सही काला चश्मा पहन के बैठ जाओ। आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं चलेगा। ठीक है, वही मैंने बताया आपको। नेक्स्ट अपन बात करें सर, नेक्स्ट देखो, ठीक है, ये हो गए अंगूठा व हस्ताक्षर, वही बात है नॉर्मल सी, कोई ज्यादा बड़ी भारी बात नहीं है। ठीक है, फॉर्म भरवाने जाओगे, ई मित्र वाले के पास सब कुछ होता है, अंगूठा लगा देगा, हस्ताक्षर करवा देगा। दस्तावेज प्रमाण पत्रों के लिए दिशा निर्देश, ठीक है, ये देख लो एक बार। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके लगेंगे ये देख लीजिए। पहला डॉक्यूमेंट क्या बता रहा है दोस्तों, इसके अंदर पहला डॉक्यूमेंट है मेरे भाई जाति प्रमाण पत्र, जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। ठीक है, अब राजी ये आपकी सूचना काफी आ रही थी, काफी आपकी शिकायत आ रही थी कि सर जाति प्रमाण पत्र मेरा तो बहुत पुराना है भाई, कैसे बनेगा। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस देखो एससी और एसटी का अगर कोई बंदा या बंदी है, ठीक है, तो भाई साहब इनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो केवल और केवल एक बार ही बनता है पूरी जिंदगी में, उसके बाद नहीं बनता। ठीक है भाई, इसके बाद बनने को बन जाएगा, लेकिन वो ही मान्य होगा इनका। इसके बाद अदर कोई कास्ट है, जैसे ओबीसी जनरल और इसके अलावा जो भी अन्य कास्ट है, उनका तो भाई साहब कम से कम 3 या 4 साल से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। खूब खींच के 5 साल तक का भी चल जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा पुराना है तो आप उसको अपडेट करवा लेना। दूसरी बात एक आती है सर मूल निवास प्रमाण पत्र की। तो मेरे भाई मूल निवास प्रमाण पत्र देखो किनको बदलवाना है,
जिन्होंने जिन्होंने अभी हाल ही में जगह चेंज करी है। मान लो मैं पहले रहता था अलवर के बुद्ध विहार में, ठीक है, लेकिन वहां से मैंने मकान शिफ्ट कहां कर दिया, वहां से मैंने मकान शिफ्ट कर दिया जेल चौराहे पर। तो मेरा जो मकान है पहले बुद्ध विहार में था, अब फिलहाल कहां पर है, जेल चौराहे पर है। तो मेरा मूल निवास जो है वो चेंज हो गया। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ भी होती है तब तो आप मूल निवास को चेंज कराओ, और अगर नहीं है तो फिर मत करवाओ। ये सवाल मुझसे कोई नहीं पूछेगा फोन करके कि सर मैं करवा लूं या नहीं करवा लूं, बता दिया है आपको भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सर कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर की प्रविष्टियां सही सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार नवीनतम किए हुए को अपलोड करें, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र है बता दिया है, SC ST का चल जाएगा, बाकी OBC जनरल वालों का अगर 3-4 साल पुराना है तो आप उनको नया बनवा लो, ठीक है भाई। नेक्स्ट सर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्ति की अंतिम दिनांक से पूर्व का होना चाहिए, अन्यथा अंतिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो SC और ST का अगर मान लो कोई नया बनवा रहा है तो मेरे भाई 15 तारीख से पहले का बनवा लो, क्योंकि 15 तारीख के बाद का अगर आपका बन के आएगा तो वो मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो नियमानुसार पिता या माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को नियमानुसार पिता माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। देखो एक चीज और निकल के आ रही है कि सर आय प्रमाण पत्र किसका बनेगा। भाई आय प्रमाण पत्र उस आदमी का बनेगा जो आपके राशन कार्ड में मुखिया है। अब सर जी राशन कार्ड में तो पापा मुखिया हैं, लेकिन मैंने राशन कार्ड मेरा अलग बन गया, मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, पापा से मैं अलग हो गया, अलग मेरा राशन कार्ड बन गया, तो मेरे भाई अलग बन गया तो फिर जो तुम्हारी आय है अब सिर्फ वो तुम्हारा ही बनेगा, पापा के नाम से नहीं बनेगा। अगर तुम्हारा नाम आज भी तुम्हारे पापा वाले राशन कार्ड में लिखा हुआ है तब तो आय प्रमाण पत्र बनेगा किसका, पापा के नाम से। और अगर उस राशन कार्ड में तुम्हारा नाम नहीं है, अलग से राशन कार्ड बन गया है, तब वो आय प्रमाण पत्र बनेगा तुम्हारे नाम से, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सर, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें कि सर ये वापस से वही चीज आ गई अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में। अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में वापस से बता रहे हैं कि ये सरकारी या फिर अर्ध सरकारी संस्थान से होना चाहिए कम से कम 1 वर्ष का, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें, बिल्कुल भाई साहब खत्म हो चुका है नोटिफिकेशन। आई होप आपको नोटिफिकेशन जो है अच्छा लगा होगा। ये जो पूरा नोटिफिकेशन है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो टेलीग्राम का लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, तो आप इस नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। 86 19 84 32 27। लेकिन कॉल कोई नहीं करेगा, केवल और केवल आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही टाइम मिलेगा आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। कोई भी आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो जो आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं मिल पाया हो, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको जो है जवाब दोस्त मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी तो लगी है क्योंकि दोस्त ये जो सूचनाएं है ना, ये जुटाने के लिए भाई साहब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको ही पता है। और बदले में हम क्या चाहते हैं आपसे, कुछ भी नहीं, एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा सब्सक्राइब, यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं भाई, ठीक है। चलिए आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।